हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में ख़ासकर और इसके अतराफ़ में हम सब जानते हैं कि कहानी सुनने सुनाने का शौक़, ख़ासकर दास्तान गोई की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत रहा है। आज से 40-50 साल पहले जब रेडियो नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, सिनेमा तक भी सबकी रीच नहीं थी, उस ज़माने में दास्तान गो होते थे जो कहानियाँ सुनाते थे, और जिस दिलचस्प तरीके से वो कहानियाँ सुनाते थे तो कहानी सुनने वालों की एक भीड़ होती थी और इंतज़ार रहता था कि अब क्या हो। अब ज़माना बदल गया है, कहानी अलग अलग फॉर्मेट के ज़रिए हम तक पहुंच रही है, लेकिन एक बार फिर दास्तान गोई जो है वो दोबारा ज़िंदा हुई है, नए तरीके से नई कहानियों के साथ आप तक पहुंच रही है। जोश पर आज हम जाहिर है कि पूरा दिन और पूरी रात मैं कह सकता हूं बात करेंगे, लेकिन ये थोड़ा वाकई दिलचस्प होगा ये जानना कि दास्तान गोई यानी स्टोरी टेलिंग जो है उसमें जोश को कोई आर्टिस्ट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। हमारी इस फहरिस्त में जो अगला नाम है जो स्वेच्छा प्रसाद का है, जो एक मशहूर इस ताल्लुक़ से कि उन्होंने जोश का इंतखाब किया, जोश की कहानी स्वेच्छा की ज़बानी। तो बस कुछ इंतज़ार और आपके सामने, बल्कि मैं आवाज़ देता हूँ और ज़ोरदार तालियों के साथ आप इस्तकबाल कीजिएगा। जोश को हम लगातार आप तक पहुँचा रहे हैं नए अंदाज से, नए तरीक़ों से। ज़ोरदार तालियाँ, इस्तकबाल कीजिए। सभी को मेरा नमस्कार और आदाब। मेरे गुरु ने मुझे हमेशा कहा है कि कहानी सुनाने वाले को कहानी सुनने वालों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां आप सभी के लिए कि आप सभी यहाँ आए और आज मुझे ये मौका दिया कि मैं जोश साहब की कहानी आप तक लेकर गया। एक छोटी सी बात और कहना चाहती हूँ कि मेरी जो मदर टंग है, मेरी जो मादरी ज़बान है वो हिंदी, और मैं जब मुझे मोइन शादाब सर ने कहा कि मैं यहाँ करके जोश साहब की कहानी पढ़ूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ से वो था कि कहीं मेरा तलफ़्फ़ुज़, कहीं मेरा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण में कोई गलती हो। तो मैं सबसे पहले उसके लिए हाथ जोड़कर आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ पहले ही कि अगर मुझसे कहीं किसी तरीके की गलती होती है तो मुझे माफ़ कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। बात बड़ी पुरानी है, बात बड़ी पुरानी है, कहनी एक कहानी है, इस महान शायर की आज दास्तां सुनानी है। तो ये जो दास्तां शुरू होती है, आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे कि शब्बीर हसन खान नाम का एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ मलिहाबाद कस्बे में, जो कि था लखनऊ के पास। भाई मलिहाबादी आम कौन कौन पसंद करता है यहाँ पर? आप हाथ खड़ा कर सकते हैं, आवाज से आप बोल भी सकते हैं, क्योंकि कहानी में कई ऐसे मौके आएंगे जब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और उम्मीद करूंगी कि अगर उनके सवाल हाँ या ना में हो तो उसका जवाब हाँ या फिर हाँ में ही दीजिएगा। बताइए, मंजूर है? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। मंजूर है? मंजूर है? चलिए शुरू करते हैं। तो हुआ यूं कि मलिहाबाद के एक कस्बे में जहां जन्म हुआ हमारे शब्बीर हसन खान का, वो जोश मलिहाबादी कब और कैसे बने, हम यही जानना चाहते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि जिस खानदान में उनका जन्म हुआ वो थे अफरीदी पश्तून। ऐसे तो वो पाकिस्तान से आए थे, पश्तून इलाके से आए थे, लेकिन रहा करते थे मलिहाबाद में और बड़े ही अमीर जमींदार थे। लेकिन उनके दादा हुजूर, उनके बाबा हुजूर, उनके परदादा, ये सभी लोग अपने जमाने के उम्दा शायर थे। दूर दूर से फनकार इनको सुनने आया करते थे और घर में अधिकतर एक महफिल का माहौल रहा करता था। अब भाई ऐसे माहौल में कोई बच्चा शायरी की तरफ उसका रुझान ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए, हो सकता है क्या? चूंकि उनको बचपन में ही उर्दू, फारसी और अंग्रेजी की तालीम दी जा रही थी, थोड़े बड़े होने पर आगरा भेजा गया पढ़ने के लिए, फिर शांति निकेतन। लेकिन जब हमारे हसन मियाँ बड़े हो गए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते थे, तो उन्होंने हैदराबाद में जा करके उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बतौर ट्रांसलेटर काम करना शुरू कर दिया। हाँ, वैसे तो हमारे हसन मियाँ एक जमींदारी परिवार से थे, पर उनके अंदर कुछ खास बातें थी, जिसमें एक खास बात ये थी कि वो किसी के भी साथ जब अन्याय होता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। सबको वो बराबरी का दर्जा देना चाहते थे और इसी के रहते
उनकी एक खास आदत थी कि वो अपनी लिखाई में 16 आने सच बयान करते, चाहे कुछ भी हो। इस बात को इस चीज से जोड़ना चाहूंगी कि ये वो दौर था जब हमारे देश में प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी और जगह जगह राजा महाराजा होते थे और हैदराबाद के तो निजाम थे। और उस सब के बावजूद अधिकतर ऐसा होता था कि जितने भी फनकार थे या जितने भी आर्टिस्ट हुआ करते थे, उनकी कोशिश होती थी कि राजा की शान में कुछ कहा जाए, कोई गीत लिखा जाए तो राजा की शान में सुनाया जाए। पर हमारे हसन मियाँ ऐसे नहीं, उनकी आदत थी कि वो बात को पूरा सच कहेंगे, मिश्री में लपेटता हुआ सच भी नहीं, 16 आने तीर साथ चुपता हुआ सच। और शायद यही कारण था कि उस जमाने के शायर उनकी शायरी पे तो मरते थे, लेकिन उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखते थे। अब जाहिर है कौन ऐसे इंसान के साथ दोस्ती करेगा जो सब कुछ सच कर उगल देता है। तो हुआ यूं कि हैदराबाद के निज़ाम के लिए उन्होंने लिखी एक नज्म, और जब वो नज्म निज़ाम साहब ने पढ़ी, उनके पास पहुंची, तो आप सोच ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। कोई बता पाएगा कि क्या हुआ होगा? जी बिल्कुल, उनको वहां से नहीं, उनको पूरे हैदराबाद से बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें आदेश दिया कि इसके बाद वो हैदराबाद की सल्तनत में कभी दिखाई न दे। लेकिन हमारे शब्बीर मियाँ भी कहीं अपनी हिम्मत हारने वाले नहीं थे। अब वो जोश मलिहाबादी के नाम से अपनी नज़में, अपनी गज़लें, अपनी शायरी लिखने लग गए थे। और अब उन्होंने फैसला किया कि वो कालीम नाम की एक मैगजीन निकाले, और उस मैगजीन में, उस पत्रिका में अपने दिल में जितने भी ख्याल आ रहे हैं या आसपास जो भी कुरीतियाँ हो रही हैं या अन्याय हो रहे हैं, उसके बारे में सब कुछ छापें। वक्त बढ़ता गया और उनका ये मैगजीन जो है पॉपुलर होती गई। वैसे आजकल मैंने सुना है कि कोई भी जब पॉपुलर होता है, कोई भी इंसान को जब ज़्यादा प्रसिद्धि दी जाती है, तो उसकी पॉपुलैरिटी वायरल होने से आगे जाती है। ऐसा है ना, आजकल हम इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के ज़माने में देखते हैं कि अजी ये वायरल है, वायरल कलाकार है, फ़ौरन बुला लीजिए, ऐसा अक्सर होता है। पर उस दौर में हमारे शब्बीर मियाँ यानी कि जोश मलिहाबादी जी ने कुछ ऐसा लिखा जो पूरी देश की जनता में वायरल हो गया। आप में से कोई जानता है वो कौन सी कविता है? कोई बता सकता है मुझे? सकलैन, आप आएंगे प्लीज? तो वो नारा कुछ इस तरह है कि नाम है मेरा तगय्युर, काम है मेरा शबाब। नाम है मेरा तगय्युर, काम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। तो ये लाइनें जब आज हम सुनते हैं तो हमारे अंदर एक जोश का संचार होता है, एक अजब सी स्फूर्ति, एक अजब सी एनर्जी आती है। तो आप सोचिए उस जमाने में जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ब्रिटिशर्स से जूझ रहा था, उस जमाने में ये जो 2 लाइनें थी उनकी कविता की, इस कदर वायरल हुई और सचमुच में जोश ने साबित कर दिया कि वो जोश ही है, ऐसा जोश जगाने वाले हैं। और इस कविता के बाद एक और ख़ास चीज़ हुई। वैसे आज बड़ी कमाल की बात है कि हम ये जो समारोह है, जोश का जो जश्न है, हम दिल्ली में मना रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के साथ जोश की बहुत सारे किस्से जुड़े हैं। जब ये कविता वायरल हुई उसी समय पर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जोश साहब के बहुत बड़े फैन हो गए। और उसके बाद दिल्ली में यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस का नाम सुना आप लोगों ने? अक्सर हम लोग वहाँ जाया भी करते हैं। तो ये वो ज़माना था जब यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस में अक्सर मुशायरे होते थे और जोश साहब वहाँ पर जा कर के पढ़ा करते थे, और उनको सुनने के लिए वहाँ आते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी के साथ उन दोनों की कुछ दोस्ती बढ़ी और जोश साहब का आज़ादी की लड़ाई में योगदान और ज़्यादा बढ़ने लगा। कुछ समय बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और जोश साहब आजकल नाम की एक मैगजीन के संग काम करने लगे, और साथ ही उनको उनके उर्दू ज़बान में योगदान के लिए, उसके लिटरेचर के योगदान के लिए उनको पद्म विभूषण का अवार्ड भी दिया गया। लेकिन 1956 के आसपास जोश साहब पाकिस्तान शिफ्ट हो गए और वहाँ के सिटीजन बने। लेकिन उनके पाकिस्तान जाने के बाद भी
उनकी पॉपुलैरिटी में या लोगों के अंदर उनके प्रति प्रेम में या उनकी लिखाई के प्रति उनके लगाव में कोई फर्क नहीं आया। जोश साहब की एक बात मैंने कुछ देर पहले यहां सुनी थी और मैं उस पर ही फिर से कुछ कहना चाहूंगी। जोश साहब को तलफ्फुज़ से बहुत फर्क पड़ता था। वो अपनी जुबान से इतना प्यार करते थे कि जब भी कोई यदि गलत बोलता था तो उसे फौरन टोक दिया करते। शादाब सर ने ही मुझे बताया एनी आपा का किस्सा, जब वो कुछ पढ़ रही थी और उन्होंने कहा कि उनके उसमें एक शब्द आया दिमाग, और जोश साहब फौरन बोले अरे दिमाग नहीं दिमाग होता है। वो फिर पढ़ने लगी और फिर उन्होंने वो शब्द बोला दिमाग, लेकिन जोश साहब फिर बोले अरे दिमाग नहीं दिमाग होता है। इस पर एनी आपा को आया गुस्सा और उन्होंने जाकर के कहा अजी दिमाग होता होगा आपका, हमारा तो दिमाग ही होता है। ऐसी कुछ और भी चंद बातें हैं। मतलब ये भी बताया जाता है कि वो खुद पंडित नेहरू जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी तलफ्फुज़ के लिए टोक दिया करते थे। पाकिस्तान का एक और किस्सा है कि एक बार जनरल आयूब खान जो उन दिनों काफ़ी हाई पोस्ट पर थे, वो जा कर के जोश साहब से मिले और उन्होंने बताने की कोशिश करी कि वो उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और उनकी बहुत इज्जत करते हैं और उनकी बहुत तारीफ़ करना चाहते थे। और अब जा कर के उन्होंने कहा जोश साहब आपके बहुत बड़े आलम हैं। जनरल साहब का ये कहना था कि जोश साहब तपाक से बोले सही शब्द आलम नहीं आलिम होता है। अब सबके सामने जोश साहब का जनरल आयूब खान के लिए ऐसी बात कह देना, आयूब खान हो गए नाराज और जोश साहब जो उस जमाने में सीमेंट की एजेंसी चलाया करते थे, उनकी एजेंसी का लाइसेंस रद्द किया गया और उसे बंद करने का आदेश दे दिया गया। लेकिन हमारे जोश साहब तो भाई कुछ ऐसे ही थे। वो पाकिस्तान भले ही चले गए थे लेकिन दिल्ली में उनका आना जाना लगा रहता था। और अब मेरे पास कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए। आप में से कितने लोग दिल्ली से हैं? आप आवाज से भी बता सकते हैं और कुछ लोग चाहें तो आगे भी आ सकते हैं, कुछ इंटरैक्शन होने वाली है अभी। कितने लोग दिल्ली से हैं? यहाँ पर मुझे आवाज नहीं आई। बहुत सारे हैं। कितने लोग पुरानी दिल्ली से? पुरानी दिल्ली जोर से, दिल्ली से हो जी, दिल्ली 6 से जोर से बोल के बता दे। दिल्ली 6, मैं भी दिल्ली 6 से हूं जी। दिल्ली 6 वाले इतने शांत तो कभी नहीं होते। नहीं मौके पर नहीं बोलते, बहुत मौका परस्त होते हैं, हर समय बोल सकते हैं, मौका कहीं भी देख लेते हैं। देखिए मैंने मौका लिया आज। तो आज हम जहां खड़े हैं आईटीओ पे जब हम पहुंचते हैं और ये जो सड़क सीधी जाती है, अगर हम देखें सबसे पहले क्या पड़ता है आईटीओ क्रॉस करने के बाद? सीधे हाथ पर नहीं, आईटीओ से आप सीधा जा रहे हैं लाल किले की तरफ, फिरोज शाह कोटला, ठीक है। फिरोज शाह कोटला के बाद सीधी सड़क जाती है, सबसे पहले आता है दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के बाद धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे हम, दरियागंज, दरियागंज याद रखिएगा। और दरियागंज के साथ आगे क्या बढ़ते हैं, उल्टे हाथ पे क्या आता है? जामा मस्जिद। और अगर हम लाल किले से सीधा चले जाएं तो क्या आता है? चांदनी चौक छूट गया बेटा, उसके आगे क्या आता है? कश्मीरी गेट। तो बस अगर मैं कहूं कि यहां पर है सर आप आईटीओ में बैठे हैं, ठीक है, आप आईटीओ में बैठे हैं। आईटीओ से बढ़कर हम पहुंचते हैं फिरोज शाह कोटला, फिरोज शाह कोटला से हम आगे बढ़कर पहुंचते हैं दरियागंज, दरियागंज से पहुंचते हैं हम जामा मस्जिद, और जामा मस्जिद से कश्मीरी गेट काफ़ी दूर है। तो हुआ यूं कि जब हमारे जोश साहब 1967 के आसपास दिल्ली आए तो वो आकर के रुके कश्मीरी गेट में एक होटल में जिसका नाम था आज़ाद हिंद होटल। सर एक बार कह दीजिए आज़ाद हिंद होटल। आज़ाद हिंद होटल ही कहना है बस। आज़ाद हिंद होटल में जाकर के ठहरे। वो ठहरे कमरा नंबर 104 में और उनकी बेगम रुकी कमरा नंबर 105। अब आप कहेंगे कि भाई अलग अलग कमरे क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनके छोटे भाई, जोश साहब के छोटे भाई जो अब भी रहा करते थे मलिहाबाद में, अपने भाई के संग बातें करने के लिए, बचपन के दिन याद करने के लिए उन्हीं के कमरे में आके रहे। रोज शाम को दोनों भाई हुक्का गुड़गुड़ाने लगते और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आपस में कुछ कोड भाषा में बात करते, क्योंकि गुड़गुड़ाते हुक्के में बोल क्या रहे थे किसी को समझ नहीं आता।
और बेगम साथ वाले कमरे से सुनने की कोशिश करती रहती कि दोनों भाई आपस में बात क्या कर रहे हैं। उसके बाद रात का डिनर होता था। भाई देखिए, दिल्ली की बात हो और खाने की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। और खास तौर पे अगर आप पुरानी दिल्ली में हैं तो आप खाने को तो भूल ही नहीं सकते। तो जैसे ही रात का समय होता था, आप गेस कर सकते हैं कि डिनर में क्या खाया जाता था। आप पुरानी दिल्ली से नहीं है अगर आपने ये कहा है तो, शर्तिया बात है ये। देखिए, अभी हमने जिन जिन जगहों का नाम लिया उन्हीं में से कुछ है। मोती महल कौन कौन गया है यहाँ पर? दरियागंज में मोती महल रेस्टोरेंट कौन कौन गया है? जो धीरे से हाथ खड़ा कर रही है, जोर से भी कर सकती है। मोती महल रेस्टोरेंट के जो ओनर थे वो रोज रात को चिकन, कोरमा, कबाब और नान खुद लेकर के जोश साहब के पास जाया कर। तो अगली बार अब जब मोती महल जाएंगे खाना खाने के लिए, और अगर नहीं गए हैं तो आज इस शो के बाद में प्लीज मोती महल जरूर जाइएगा। नहीं, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए वहां पर आने के लिए, ये कहने के लिए, बट आप सोचिए कि आप उसी जगह पहुंचे हैं जहां जोश साहब एक समय पर जहां का खाना खाया करते थे। अब सुबह उठ करके 4:30 बजे जोश साहब नहा धोकर अपना लिखाई करने बैठ जाते थे, और 6:30 बजे अब मुझे कौन बताएगा कि दरियागंज के बाद जामा मस्जिद से क्या खाया जाता था? निहारी, जामा मस्जिद की निहारी। तो निहारी यहाँ पे किस किसने खाई है जामा मस्जिद की? किसने नहीं खाई है? चलिए हम सवाल पूछते हैं कि किसने नहीं खाई है। और उसके बाद वो अपना नहा धोकर तैयार तो सुबह ही हो जाते थे, और निहारी का नाश्ता कर लेने के बाद तैयार होकर के निकलते थे दिल्ली के किसी न किसी उच्चाधिकारी से मिलने, क्योंकि उन्हें उन सभी के साथ कभी ना कभी नेहरू जी के संपर्क में रहकर काम किया था। अब दोपहर का खाना अक्सर बाहर खाते, और आने के बाद कुछ देर आराम करके दोनों भाई क्या करते? कैसे? हुक्के पे बातें। हम यहाँ चाय पे चर्चा सुनते ही हुक्के पे बातें कब से चली आ रही है। जोश साहब की ये छोटी छोटी बातें, हम उनकी जीवन की जब बात करते हैं, हम उनकी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन ये जो छोटे छोटे किस्से हैं वो उनको उतना ही ह्यूमन बनाते हैं जैसे कि हम। पाकिस्तान में जोश साहब को उनकी मृत्यु के बाद में सम्मानित किया गया। उनके मृत्यु के बाद एक डाक टिकट निकाला गया, और सन 2012 में उन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविलियन ऑनर हिलाल पाकिस्तान से भी नवाजा। आज जोश साहब हमारे साथ इन पर्सन नहीं, लेकिन उनके कलाम, उनकी शायरी, उनकी नज़में, उनकी लिखाई तब भी उतने ही जोश से भरी थी जितनी कि आज। और जैसा कि अभी हमने हैदर साहब को सुना, कैसा परफॉर्मेंस लगा आपको हैदर साहब का? तो आप सोचिए कि आज भी उनकी शायरी पर ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और आज इतना बड़ा जश्न का जो आयोजन हो रहा है वो अपने आप में इस बात की मिसाल है कि जो इस तरीके के शायर होते हैं, इस दर्जे के जो लेखक होते हैं, उनका कोई सानी नहीं है। आप सभी से उम्मीद है कि आपको ये कहानी के जो छोटे छोटे किस्से मैंने बांटे पसंद आए होंगे। फिर कहती हूँ कि कुछ तलफ्फुज़ की गलती हुई हो तो माफ़ी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। जय 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 जय